एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है यू आर रेडी टू बिकम अ सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, सो दैट आई एम हेयर टू गाइड यू। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें 246 पोस्ट है। सो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है ना। सो अभी तक उसका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, बट विद इन अगस्त उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद तो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होंगे। फिर भी आपके पास अभी 3 to 4 months टाइम है। नाउ अ क्वेश्चन, व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। और एक क्वेश्चन आता है, मैं वर्किंग हूँ, हाउ कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो बेसिकली दिस इज़ एन एक्सक्यूज़। टाइम सबको मिलता है थोड़ा थोड़ा करके। अभी से आपको तो माइंड सेट करना है। पहले आपको यू हैव टू सेट योर माइंड, देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एक यूपीएससी एस्पिरेंट 4-5 साल दे देते हैं उसका लाइफ का, उसके बाद उसको रिजल्ट्स मिलता है। बट आपको चाहिए ओनली 4-5 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। अभी तो एग्ज़ाम बहुत सारा है। अभी तो मैं कल एक वीडियो पोस्ट किया था, आरआरबी, जीपमार, एसजीपीजीआई, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ का भी पोस्ट आ गया, आरआरबी तो है। उसके साथ साथ नॉट से 9 तो है ही। नॉट से 9 के बाद नॉट से 10 भी है अप्रैल में। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर फॉर यू। इफ़ यू आर वर्किंग देन यू जस्ट फॉलो 8-8-8 रूल, 8 आवर्स फॉर योर वर्क। यू आर हैविंग द शिफ्टिंग ड्यूटी, तो आपके पास आपका ड्यूटी आवर्स 6 आवर्स है, तो आपका ट्रांसपोर्ट के लिए 2 आवर्स रखो। सो वो हो गया आपका 8 आवर्स फॉर योर वर्क। बट आपके पास अभी भी 16 आवर्स है। 8 आवर्स फॉर स्लीप, बट उसमें आपको 2 आवर्स कट करना है। उसमें 6 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट नाउ। सो उससे 2 आवर्स आपने ले लिया फॉर योर स्टडी, और 8 आवर्स फॉर सेल्फ होता है। सो 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर वर्क एंड 8 आवर्स सेल्फ। सो इसमें क्या होता है, 8 आवर्स सेल्फ में आपका फैमिली को टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है। इफ़ यू आर मैरिड, उसमें भी आपको एफर्ट्स डालना है। इफ़ यू आर हैविंग बेबी, उसमें भी आपको एफर्ट्स डालना है। फिर भी वो जो सेल्फ में जो आपके लिए भी टाइम रखना है, बट वो जो 8 आवर्स में, उसमें से आप 3 आवर्स निकल सकते हो। 5 आवर्स दे दो आपका बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, फ्रेंड्स, आप खुद के ऊपर दे दो अभी। सो 5 आवर्स, अब अगर डेली 5 आवर्स कंसिस्टेंसी मेंटेन करके सेल्फ स्टडी करोगे, कोई नहीं रुकेगा आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सीट लेने से। मैं बिजी हूँ, मेरा टाइम नहीं मिलता, इट्स एक्चुअली जेन्युइनली एन एक्सक्यूज। बहुत हो गया मोटिवेशन देना, बट द एक्चुअल टॉपिक इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स फॉर द आरआरबी nursing superintendent exams. So the major subjects are, we all know there are 5 major subjects like the foundation of nursing, psychiatric nursing, pediatric nursing, OBG community. So these are the major subjects. But another minor subjects is also very much important for the RRB nursing superintendent exam. If you analyze the previous year question paper, various types they cover from every each subject. So you have to study every subject equally. If you study topic wise, then you can't answer the question accurately. क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, एक क्वेश्चन को आंसर, एक एक्यूरेट आंसर देने के लिए आपको बहुत सारा सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट से आपको वो आंसर आएगा। क्योंकि अगर एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, उसमें आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग स्ट्रॉन्ग होना है, उसमें आपको मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होना है। अगर कुछ ड्रग्स उसमें इंक्लूड किया, उसमें आपको फार्माकोलॉजी अच्छे से आना चाहिए। सो इसमें एक टॉपिक वाइज अगर इफ़ यू स्टडी देन यू कैन आंसर। सो इसमें मैं टॉपिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोलूँगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू ऑल नो, बिकॉज इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप पहले से ही जो आप बीएससी नर्सिंग आप लोग किया, उस टाइम में तो इम्पॉर्टेंट वाइज पढ़ाई करके 10 ईयर्स का सॉल्व करके यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया। सो यू ऑल नो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक शॉक, क्रिटिकल केयर, मेडिसिन का जो डिजीज़ है, वाइटल साइंस, एवरीथिंग यू ऑल नो। बट ऐसे करके मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती जो ये टॉपिक पढ़ के जाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं होता है ऐसे करके सिलेक्शन। अभी क्वेश्चन पैटर्न इतना ज़्यादा
चेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा अपडेटेड हो रहा है, तो इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक सब्जेक्ट्स हर एक टॉपिक में होना चाहिए। उसके ऊपर आप जब एडवांस स्टडी करोगे कुछ जो आप खुद जानते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें आपको एडवांस स्टडी करना है। बेसिक स्टडी आपको सब कुछ पढ़ना है 1 or 2 टाइम। उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट यू हैव टू डू द एडवांस स्टडी फॉर गिव द एक्यूरेट आंसर इन योर एग्जामिनेशन हॉल। आप लोग वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के पीछे ही भाग रहे हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दिस इज़ द बिटर ट्रूथ। क्योंकि ऐसे कोई नहीं आपको ऐसे बोलेगा, आई नो सब लोग बोलेगा ये टॉपिक पढ़ के जाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। आज ही मैं एक पोस्ट किया, मैं तो डेली MCQ पोस्ट कर रही हूँ फॉर योर इवैल्यूएशन। सो उसमें जो क्वेश्चन था डाइजॉक्सिन अगर एक पेशेंट को मिल रहा है तो कौन क्या चेक करना चाहिए। सो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपका बहुत सारा फैक्टर्स, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। पहले तो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए डाइजॉक्सिन के ऊपर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका एडवर्स इफेक्ट, कौन से ग्रुप की ड्रग है, ये सब कुछ आपको जानना है। उसके बाद ये तो आपको हो गया। उसके बाद वाइटल साइंस के ऊपर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नॉट ओनली द नॉर्मल वैल्यू बट ऑल्सो द उसका जो एबनॉर्मलिटीज़ हो, ईच एंड एवरी वाइटल साइंस का, टेम्परेचर का जो एबनॉर्मलिटीज़ है लाइक द पायरेक्शिया, हाइपरपायरेक्शिया, इनवर्स फीवर, इंटरमिटेंट रेमिटेंट फीवर, ये सब कुछ जानना है आपको। जब पल्स आएंगे, पल्स में ब्रैडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, वाटर हैमर पल्स, ट्रेडिंग पल्स, एवरीथिंग यू हैव टू नो, देन ओनली यू विल नो व्हाट इज ब्रैडिकार्डिया, उसका वैल्यू क्या होता है, हार्ट रेट क्यों चेक करना है उसमें, इसके लिए आपको मेडसर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद डाइजॉक्सिन कहाँ यूज़ होता है, सो उसके लिए भी आपको मेडसर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो ऐसे करके आपको स्टडी करना है। उसके लिए जो बुक में सजेस्ट किया वो सफिशिएंट है आपको सब कुछ क्लियर करने के लिए। हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट ऑल दोज एग्जाम्स एंड यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू सेल्फ स्टडी। डोंट रन बिहाइंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट, द मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज you have the content, you just collect your time and do self study. After going through multiple times throughout this book, then go for the mock test 1 and 2 months before आपको mock test करना चाहिए। मुझे कोई अभी जो स्टूडेंट्स है 3rd सेमिस्टर 4th सेमिस्टर में, ऐसे जो स्टूडेंट्स है वो लोग अभी मुझे पूछता है कि कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है दीदी, कैसे उसको मैं समझाऊँ। दिस इज़ नॉट द टाइम टू अपियर फॉर द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका सेल्फ इवैल्यूएशन है। सो मॉक टेस्ट के लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप आंसर कैसे दोगे। सो आप अभी 4th सेमिस्टर में हो, ओनली यू हैव completed some of the portion of med search and fundamental of nursing and some of the minor subject. You don't know about that much community. You didn't finish the med search also, psychiatric, pediatric, OBG, nothing. So what the purpose of appearing in the mock test? I don't think so this is the time for the mock test. Just अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से पहले पढ़ाई करो, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक ले लो, उससे वो टॉपिक अच्छे से स्टडी करो, उसके ऊपर MCQ बुक से ही प्रैक्टिस करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बुक होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम भी अच्छे से रहेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव का एग्जाम अच्छे से उसका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द मॉक टेस्ट। सो बहुत सारा ज्ञान देना ऑलरेडी डन, बट द बेसिक रूल्स यू हैव टू फॉलो फॉर द सिलेक्शन। दैट्स द कंटेंट, इट मे बी द बुक, इट मे बी द कंटेंट फ्रॉम योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट हर टाइम मैं सजेस्ट करती हूँ बुक फॉलो करो, क्योंकि किसी का नोट्स इतना भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है जो बुक में होता है। एंड सेकेंड रूल्स इज़ दैट ऑनलाइन में जो गूगल ऐसे करके मिलता है ये डेटा में ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि इसमें इतना कन्फ्यूज्ड ऑप्शंस आता है MCQ में, बट जो बुक में आता है वही आपका आंसर होता है फ्रॉम RRB, फ्रॉम एम्स और एनी अदर इंस्टीट्यूट। सो बुक फॉलो करो
फॉर एक्यूरेट आंसर, फॉर एक्यूरेट डेटा। सो ये हो गया। उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करना है। और आप पूरा घंटे भर और लेक्चर सुन रहे हो, किसी का लाइव देख रहे हो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। एंड इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सेल्फ स्टडी करके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद 5 है, जो टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसके ऊपर MCQ प्रैक्टिस करो। MCQ प्रैक्टिस आप साइमल्टेनियसली थ्योरी के साथ कर रहे हो। जब थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के जो प्रीवियसली आप स्टडी किया उसके लिए रिवीजन टाइम रखो। अगर आपका 100 पेज ख़त्म हो गया, उसके बाद से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो फ्रॉम द फर्स्ट पेज। 100 तो थोड़ा टाइम न्यू थ्योरी के लिए तो टाइम रहेगा, 1 आवर रखो रिवीजन के लिए। सो साइमल्टेनियसली आपका न्यू थ्योरी, रिवीजन थ्योरी एंड MCQ होता ही रहेगा। सो ये बहुत अच्छा रूल्स है फॉर एवरीथिंग। सो उसके बाद ऐसे करने से आपका नेगेटिव कंट्रोल भी खुद हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी भी बहुत इंक्रीज होगा। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट परचेस करो। मैं अभी से कभी भी नहीं बोलती हूँ। सो मॉक टेस्ट परचेस करने के बाद देखो, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन देखो। सो पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके लिए जो एग्ज़ाम के लिए आपका एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जितना बूस्ट होगा, अगर पहले मॉक टेस्ट लेते तो इतना कभी भी नहीं होता। सो आपका मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आप प्रीवियस जो बुक का MCQ थ्योरी रिवीजन कंटिन्यू करो। बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्ज़ाम आई डोंट थिंक न्यू थ्योरी और कुछ चाहिए। आप सिर्फ इस टाइम रिवीजन, MCQ रिवीजन, थ्योरी रिवीजन, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट करो। उसमें क्या होगा, आपका एक्यूरेसी, नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव एनर्जी, लेस स्ट्रेस, बहुत अच्छा एफिकेसी के साथ आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। सो दैट्स द बेसिक रूल्स। सो बहुत हो गया आज के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल for regular updates regarding everything about nursing. Bye bye.